गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मूल्यह्रास एवं लेखा मानक 6। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है डेप्रिसिएशन के लिए वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, शॉर्ट में AS 6। ठीक है, कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो लेखा मानक 6 संपत्ति, लेखा मानक 6 संपत्ति लेखा अवधि संपत्ति के उपयोगी जीवन की जानकारी देता है। मूल्यह्रास संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन काल में बांटने की प्रक्रिया है। तो मूल्यह्रास ये कह सकते हैं हम कि पूरी लाइफ टाइम में उसके वैल्यू में जो घट रही है उसको धीरे धीरे घटाने वाली जो प्रक्रिया है, बैलेंस शीट में भी उसको शो करने का जो तरीका है वो ये डेप्रिसिएशन है। लेखा मानक 6 निम्न के अतिरिक्त अन्य सभी संपत्तियों पर लागू होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इन सभी चीज आगे दिए गए सभी आइटमों पे लागू होगा। इनको छोड़ के सभी चीज़ों पर लागू होगा। ये एक्सेप्शंस दिए हैं। तो जैसे पहला है जंगल तथा प्राकृतिक संसाधन, इन पे डेप्रिसिएशन लागू नहीं होता है। फिर संपत्ति जिसका प्रयोग खनिज तेल या प्राकृतिक गैस उत्सर्जन में किया गया हो। तीसरा शोध एवं विकास व्यय। चौथा है ख्याति एवं जीवन स्कंद। तो जो गुडविल होगी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जो जीवित चीज़ होगी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे पशुपालन होता है तो पशुपालन में पशुओं पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लेखा मानक 6 उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि उसका जीवन काल सीमित नहीं होता है। तो लैंड जो होती है उस पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, ये डेप्रिसिएशन से बाहर। लैंड, गुडविल और लाइव स्टॉक, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन जो भी होंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका डेप्रिसिएशन हम नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बिंदु तथा वाक्य, इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड टर्म्स। तो पहला है मूल्यह्रास योग्य संपत्ति में होने वाला क्षय उपभोग तथा अन्य कमी का माप है जो कि संपत्ति के उपयोग जीवन समय अंतराल, तकनीकी तथा बाजार परिवर्तनों के कारण होता है। तो मूल्यह्रास योग्य संपत्ति में होने वाला क्षय, उसमें जो क्षय हो रहा है वो उसके उपभोग से या अन्य किसी कमी का माप, ये सारे डेप्रिसिएशन की कैटेगरी के में है। अब देखो सेकंड पॉइंट है, हास्य योग्य संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जिसका प्रयोग एक लेखा वर्ष में किया गया हो तथा जिसका एक उपयोगी जीवन काल हो तथा जिसका प्रयोग संस्था द्वारा उत्पादन, आपूर्ति तथा अथवा सेवा प्रदान करने में किया गया हो। तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आएगा कहाँ पे? जहाँ पे बिजनेस हो रहा है। ठीक है, जब बिजनेस ही नहीं हो रहा वहाँ डेप्रिसिएशन का कोई मतलब भी नहीं है। तो संस्था है, संस्था में उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, आपूर्ति, आप किस चीज़ की सप्लाई कर रहे हो वहाँ, या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो इन सभी चीज़ों में एक वर्ष में जो भी हम उसकी वैल्यू में जो कमी हो रही है उसको घटा के शो कर रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन में आ रहा है। ठीक है, उपयोगी जीवन काल से आशय उस समय से है जिसमें मूल्यह्रास योग्य संपत्ति का उपयोग कर लिया जाता है अथवा उससे बनने वाली इकाइयों का प्रक्रियांकन उसके उपयोग से कर लिया जाता है। फिर चौथा है
मूल्यह्रास की राशि से आशय प्रतिवर्ष के लाभों में से घटाई जाने वाली राशि से है जिसकी गणना ऐतिहासिक लागत के आधार पर की गई हो। फिर पांचवा है, जब मूल्यह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया हो तो मूल्यह्रास की गणना उस समय विशेष के लिए की जाएगी जिसमें संपत्ति वास्तव में प्रयोग की गई हो, अथवा यदि प्रतिवर्ष शब्द का प्रयोग न किया गया हो तो मूल्यह्रास क्रय के वर्ष में संपूर्ण वर्ष का तथा विक्रय के वर्ष में नहीं काटा जाएगा। फिर छठा है, जब मूल्यह्रास की दर न दी गई हो तो उसकी राशि की गणना निम्न प्रकार होगी। तो वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? वार्षिक मूल्यह्रास एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू संपत्ति की लागत कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू अपॉन संपत्ति का उपयोगी जीवन काल एस्टिमेटेड लाइफ। तो उसकी कॉस्ट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू जो उसके जीवन काल समाप्त होने के बाद बचेगी, तो जो उसकी लाइफ हम जितनी असेट्स की जितनी लाइफ भी मानते हैं और उसके बाद उसकी जो वैल्यू भंगार वगैरह में बेचने से जो मिलती है तो वो उसकी कॉस्ट में से घटेगी और फिर उसको उसकी नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स की जो लाइफ है उससे डिवाइड करेंगे। सातवां है, संपत्ति की लागत में संपत्ति की स्थापना के व्यय जोड़ दिए जाएंगे। तो कोई भी असेट्स है उसकी कॉस्ट में हमेशा उसके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो होते हैं वो जोड़े जाते हैं। संपत्ति पर मूल्यह्रास चार्ज करने संबंधी जनरल प्रविष्टियाँ। तो जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम असेट्स अकाउंट। पहली एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो जब भी डेप्रिसिएशन होता है वो डेबिट होता है, ठीक है, और असेट्स क्रेडिट, क्योंकि असेट्स की वैल्यू घट रही है। तो बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन असेट्स। दूसरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो हमने डेप्रिसिएशन घटाया है वो लास्ट में हम उसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो दो एंट्री हो रही है। पहले तो जो असेट्स है तो असेट साइड होता है, प्लांट एंड मशीनरी है या फर्नीचर है, ठीक है। तो ये सारे असेट वाली साइड होते हैं, ये डेबिट होते हैं आइटम, डेबिट आइटम है ये सारे। अब इनकी वैल्यू घटा रहे हैं तो इनको क्रेडिट करना होगा। तो एक एंट्री तो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स और दूसरी होगी उसी डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, वो नॉन कैश एक्सपेंस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। फिर तीसरी देखो, फॉर सेलिंग द असेट्स। अगर असेट्स बिक रहा है तो उस टाइम पे किस तरह एंट्री होगी? तो कैश या बैंक में चेक से बिक रहा होगा वो, ठीक है। तो कैश आ रहा है तो कैश टू असेट्स, और बैंक में आ रहा है सीधा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। बीइंग पर्टिकुलर असेट सोल्ड, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी। और दूसरी एंट्री होगी फॉर प्रॉफिट ऑन सेल। अब उसमें प्रॉफिट कितना हुआ वो फाइंड करने के लिए असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ट्रांसफर्ड। तो यहाँ बीइंग प्रॉफिट जो हो रहा है उस पर वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसमें एक एंट्री डायरेक्ट यहाँ ऊपर ही हो सकती थी। हाँ, उसकी देखो नीचे दोबारा एंट्री दे रखी है। ऊपर वाली तो प्रॉफिट की है, जब प्रॉफिट होगा तो आपकी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और जब लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
असेट्स अकाउंट। तो जिस तरह डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, उसी तरह लॉस में भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और असेट्स अकाउंट क्रेडिट होगा। मूल्यह्रास चार्ज करने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस किस मेथड से कर सकते हैं, तो ये सारे मेथड्स दिए हुए हैं। पहला है स्थायी किस्त विधि या सीधी रेखा हास्य विधि। तो इसमें एक फिक्स अमाउंट से कितनी उसकी लाइफ ईयर कितनी है, उस हिसाब से हर साल एक फिक्स अमाउंट लेस होता रहता है। ठीक है, तो वो है स्थायी किस्त विधि या सीधी रेखा हास्य विधि। एक फिक्स अमाउंट से हर साल सेम डेप्रिसिएशन घटता रहेगा। दूसरा है घटते हुए शेष या अपलिखित मूल्य विधि। घटते हुए शेष या अपलिखित मूल्य विधि, तो इसमें होगा कि पहले साल हमने जो घटाया, फिर असेट्स की जो वैल्यू बची, उस बची हुई वैल्यू पे एक फिक्स परसेंटेज हम नेक्स्ट ईयर घटा रहे हैं, फिर उसमें से वो डेप्रिसिएशन घटा के जो वैल्यू बचेगी उसमें फिर से वो फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है मूल्यह्रास कोष अथवा सिंकिंग फंड विधि। तो इसमें डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे हम, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे। ये लाइबिलिटी में रिजर्व्स वाली कैटेगरी में ये सिंकिंग फंड के नाम से शो होगा, या फिर असेट में से लेस करके वहाँ शो होगा। ठीक है, फिर चौथा है वार्षिकी विधि, एनुअल विधि। ठीक है, फिर पांचवा है बीमा पॉलिसी विधि। छठा है पूर्ण मूल्यांकन विधि। फिर सातवां है क्षय विधि। आठवां है मशीन घंटा दर विधि। इनको डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो, पहला स्थायी किस्त विधि या सीधी रेखा हास्य विधि। तो इस विधि के अनुसार प्रति वर्ष काटे जाने वाले हास्य की राशि समान होती है। हास्य की राशि की गणना संपत्ति के मूल्य में से अवशेष मूल्य घटाकर तथा उसके उपयोगी जीवनकाल के वर्षों का भाग देकर की जाती है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि कॉस्ट प्लस उसमें जो भी उसको सेटअप करने के लिए जो खर्चा लगा, इंस्टॉलेशन जो खर्चा लगा, वो उसमें ऐड करना है कॉस्ट में, फिर माइनस करना है उसकी स्क्रैप वैल्यू और अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि उसका जो भी उपयोगी जीवन काल होगा उससे हम उसका भाग देंगे। तो इस विधि में प्रतिवर्ष हास्य की राशि समान होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि हमेशा राशि डेप्रिसिएशन की जो फिगर है वो सेम आएगी, जिसके प्रभाव से संपत्ति अपने जीवन काल के अंत में अवशेष मूल्य की राशि तक अपलिखित हो जाती है। तो जो हम मान रहे हैं कि इसकी स्क्रैप वैल्यू लास्ट में इतनी बचेगी, उतनी ही वैल्यू की असेट्स लास्ट में आपके पास बचेगी, ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी वो। मूल्यह्रास की गणना इस विधि में निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। तो फॉर्मूला मूल्यह्रास इक्वल टू संपत्ति की लागत प्लस स्थायी स्थापना व्यय माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो यह विधि एक सरल, उपयोगी तथा समझने में सरल विधि है। सबसे इजी मेथड है ये। इसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंतर में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, अंत तक उसका मूल्य शून्य हो जाता है। अब सेकंड,